थोड़ा रिकॉल करवाता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करने वाले। सपोज अगर आपके पास एक ये वेक्टर ए है जिसके मैग्नीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर ये वेक्टर बी है जिसके मैग्नीट्यूड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर आर से। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो आर का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओनली आर से। ओनली आर मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर अगर लिख रहा हूं तो वो अलग है, ये दोनों सेम है, और ये अलग है, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आर का तो उसका फॉर्मूला क्या है, और उसमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आ गया ये चीज। अब याद करो, मैंने इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया था। अगर सपोज दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन एक ही है, सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और थीटा अगर 180 है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस बी। ये पूरी चीजें समझ में आ गई क्या, बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी थी। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ रखा था, अगर हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए, मतलब ये वाली चीज चाहिए जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो tan अल्फा का क्या फॉर्मूला है बताओ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आ जाओ। एक्चुअली तुम लोगों की क्लास 1 घंटे लेट से मैंने शिफ्ट की है, क्योंकि हाँ उसके बाद क्योंकि फिजिक्स भी है ना। मैं ग्रुप पे मैसेज डाला था, नहीं देखा क्या। चलो कोई नहीं, पढ़ाई कर लो, अच्छा वो जल्दी आ गए। हाँ, तो क्या होता है, बी साइन थीटा प्लस अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डेरिवेशन तो करना ही करना है, क्योंकि पहले तो मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, अच्छे से पढ़ो और ये सॉल्व करना है। तुमको वो इंटरवल समझ में आ गया था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल कैसे निकालते हैं। हाँ, रेट वाला नहीं, इंटरवल। वो स्टेप लिखाया था कि पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते, याद आया ना। उसके आखिरी के 1-2 क्वेश्चन करो, फिर उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो करना। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने। पहले जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करा उसको रिपीट करो एक बार सॉल्व। बताओ क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। A body is simultaneously given two velocities, 30 meter per second and 40 meter per second. अच्छा, 30 मीटर पर सेकेंड वो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट, और 40 मीटर पर सेकेंड कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो अब ये देखो, ये पहली वाली वेलोसिटी ये है 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसका डायरेक्शन दे दिया, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। समझ में आया। और 40 मीटर पर सेकेंड कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। समझ में आया ना ये चीज। तो अभी ये जो 30 मीटर पर सेकेंड ये उसका मैग्नीट्यूड है, ईस्ट उसका क्या है, डायरेक्शन। 40 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ क्या उसका डायरेक्शन। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एक्चुअली ये इसमें लग क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये हो गया तुम लोगों का ए, ये हो गया तुम लोगों का बी, और क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि थीटा 90 हो गया है।
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए मतलब 30 का स्क्वायर, बी मतलब कितना 40 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 2500, ये 900 प्लस 1600, तो वो हो जाएगा 2500। उसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड। समझ गए पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। वैसे ही 30 40 50 भी होगा। डन। अब तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, तुम लोग बचपन से ये चीजें, बचपन से नहीं तो कम से कम एक आध साल से तो पढ़ रहे हो। ये 3 नहीं, हाँ चलो इसी को 3 3 4 5 ये पढ़ रहे हो नहीं वाला राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखो कभी भी अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना 3 4 5 का, तो इसमें ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा 90। ये इंटरेस्टिंग नहीं है तो पता ही है तुम लोगों को। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एंगल कितना होगा पता है, नहीं पता है। ये एंगल होगा 57 डिग्री का, नहीं गलत लिखा मैं, 53 डिग्री का। ये एंगल होगा 53 डिग्री का और ये एंगल होगा 37 डिग्री का। ये याद रखना है तुम लोगों को, क्योंकि फिजिक्स में 11th फिजिक्स में कई जगह ये वैल्यू डायरेक्टली यूज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा दे दिया कि भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5 है, साइन थीटा 4/5 है, मतलब आप समझ जाओगे 4/5 साइन थीटा, मतलब ये एंगल कितना बनेगा वहां पर 53 डिग्री। आप ऐसा लिख के रख लो, या तो साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 4/5। क्या ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो, बहुत जगह काम आने वाला है। साइन 53 डिग्री कितना होगा 4/5। ठीक है, अच्छा ये बताओ कॉस 53 डिग्री कितना होगा, कॉस 53 डिग्री कितना होगा बताओ। कॉस 53 देखो 53 डिग्री ये है ना, मैं कॉस 53 पूछ रहा हूँ। कॉस किसका रेशियो होता है b/h, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। समझ में आया ना ये चीज, नोट करके रखना। अगर मान लो कभी साइन 37 की वैल्यू पूछ देगा तो वो कितना होगा, वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है ना, साइन 37 मतलब अपने को ये वाला चाहिए, तो अब इसको बेस लेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे, तो कितना आएगा वो 3/5। तो साइन 37 और कॉस 53 बराबर होता है, दिमाग के लिए नहीं लगाना है। 37 53 कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होंगे, समझ गए ना। वैसे अगर आपको कॉस 37 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा 4/5। क्या ये क्लियर हो गया, तो ये याद रखना ये वाले ट्राइंगल को। अच्छा ये बताओ tan 53 डिग्री कितना होगा, tan 53 कितना हो जाएगा 4/3, और tan 37 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर, तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो इधर पे मैंने सारा कुछ बताया। हो गया सबका ये। हाँ, तो अभी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया था क्या। इसने बोला फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपन ने निकाला, कितना निकाला 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपन ने उसका डायरेक्शन नहीं निकाला है अभी, अभी डायरेक्शन निकालना बच गया। तो डायरेक्शन निकालने का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला लिखा है ना tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखा है बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो बताओ बी साइन थीटा
अच्छा बी की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले ये बताओ बी की वैल्यू क्या रखेंगे। तो बी की वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 40, तो ये आ गया 40। साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए मतलब हो गया 30 प्लस बी मतलब क्या हो गया कॉस 90। क्या ये समझ में आया, बताओ वैल्यू पुट करना सबको क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा 40, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 30/40। 30/40 मतलब कितना है 4/3। तो भाई अगर टेन अल्फा 4/3 है, और अभी मैंने ये सब जो स्टोरी सुनाई क्यों सुनाई पता है, ताकि तुम लोग ये पता कर सको एंगल कितना होगा। समझ गए ना, तो एंगल कितना होगा tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 53 डिग्री, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, यहां तक कर लिया क्या बताओ। ये बताओ ये 53 डिग्री एंगल बनेगा किधर पे, ये डायग्राम में कहां से कहां पूरा, B2 पूरा है। B2 पूरा, ये तो 90 है। हाँ, शायद रिजल्टेंट और ए के बीच। वेरी गुड, तो ये बनेगा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। समझ में आया ना ये चीज, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो ध्यान में रखना, फॉर्मूले के डेरिवेशन का मेन थीम ही वो था, वो जो एंगल है वो एंगल अल्फा जो है वो क्या था, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। समझ में आया ये चीज, तो ये हटा दो, हो गया तो बताओ पूरा। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये केवी के स्कूल में और अलग अलग एग्जाम्स में आया था क्वेश्चन। कौन सा वाला पहले बना रहे हो, मेरे ख्याल से फोर्थ पहले बना लो, फोर्थ ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्या क्या चीजें गिवन है बताओ, समझ गए ना क्या गिवन है। ए गिवन है, वो कितना है 5 न्यूटन पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड। बी गिवन है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल गिवन है, थीटा कितना है 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो और आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर का फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ सही, एंगल भी निकालो। आया क्या, बाकी लोग बताओ, √109।
अंदाजा लगा सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तुक्का मारो। 10 से ज्यादा 10.6 के आसपास, 5 के आसपास लगभग, है ना। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 120, 10.5 मान लेते हैं, समवॉट बिटवीन 10 एंड 11। एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कैलकुलेट दिस। ओके, हम्म 7√3/17, ये tan अल्फा की वैल्यू आएगी, तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस। हो गया क्या? कंफर्म करो। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जल्दी। हो गया? नहीं आया समझ में? Two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of either। क्या ये लाइन का मतलब समझ में आया? नहीं, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के इक्वल है। मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया? r। क्या ये समझ में आया? बताओ। अब बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तीनों पैरेलल फॉर्म कर देगा। हम्म अगर तीनों इक्वल है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों का 6। नहीं, एक्चुअल में तू गलत बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, पहले तो तेरे लॉजिक के हिसाब से समझाता हूँ, बाद में मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे तू बोल रहा है ना, मान के चल तू पहला वेक्टर इसको लिया, वेक्टर ए, समझ गया। दूसरा वेक्टर किधर ले रहा है बता? ये ऊपर लेगा, है ना, ऊपर लेगा। तो तीसरा वेक्टर जब तू लेने जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो इक्वल कैसे आएगा? समझ में आए? अभी सुन, अब तेरा लॉजिक समझ। अगर तू मान के चल दूसरा वेक्टर चल सेम लेना चाहता है, तो तू ऐसा लेगा, ये हो गया तेरा वेक्टर बी। अब तेरा तीसरा वेक्टर जो आएगा, अब वो इक्वल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अब बता एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अब बता दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? बाकी लोग क्या बोलते हैं? पिछली क्लास मेरी याद करो, मैं बोला था कभी भी दो वेक्टर का एंगल निकालते समय हम दोनों को आउटवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। तो जैसे ये इधर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है, तो इसको एंगल नहीं बोलेंगे अपन। एंगल किसको बोलेंगे? जब ये भी बाहर निकलेगा तो वो वाला एंगल। तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। हाँ, तो एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। समझ में आया? अब समझ इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए अपन यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया? अब तीनों सेम है तो तीनों को r कर देता हूं।
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r² कॉस थीटा। मैंने क्या किया समझ में ना, पहले तो रूट भी हटा दिया और ए बी सबकी जगह पे आर आर कर दिया। क्लियर हो गया? अब देख ये वाला आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वाला आर स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये -r² इज इक्वल टू 2r² कॉस थीटा। समझ में आई ये चीज? अब ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर भी कट गया और 2 को नीचे डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा -1/2 कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब देखिए माइनस को छोड़ो, 1/2 कब आता है कॉस में, बता? 60। तो इसको लिखा मैंने कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? फिर इसके बाद लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। याद करो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा। याद आया क्या ये चीज? तो ये याद रख, सीधे सीधे बायो वाला बच्चा ये याद रखेगा, माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, पाई माइनस थीटा। ठीक है? और पाई का मतलब पता है कि नहीं, कितना, 180 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री। तो एक्चुअली अपन इसको क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा, और थीटा कितना है, 60। समझ में आया ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 120 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी, 120 डिग्री। क्या ये आया समझ में, बताओ? मैथमेटिकली सॉल्व करना, ग्राफिकली भी क्लियर हो ना कैसे अपन निकालेंगे। कंप्लीट कर लो जल्दी इसको। दृष्टि बना के एक आध दो क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम? नहीं तुम ये बताओ, ये पूरा 6 पूरा बना दिया? अच्छा ई को छोड़ दो, फिफ्थ तो मैं बता दिया था, फोर्थ बनाया है क्या, बना लिया? ऐसे बनाया था मैं टेबल उसमें है और हम्म, आपने जब क्वेश्चन किया तो बिना टेबल के बना टेबल नहीं बनाया। ठीक है चलेगा। तो सर एरो में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका आंसर ग्रेटर देन -9/2 x इज ग्रेटर देन। वो बता दूंगा, छोटी सी चीज है उसको। फिलहाल तुम क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कर लो, है ना? एक काम करो, कुछ एक एग्जांपल्स करो यहाँ से। एग्जांपल 8 ऑनवर्ड सॉल्व करो। 8, जो जो बोल रहा हूँ नोट करो। 8, हम्म, 11, 10, ये 3 क्वेश्चन करो। हो गया, हटा दूं क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाएगा? बताऊं क्या? देखो हिंट, देखो क्या है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है, 3:5।
तो सपोज पहले वाले का मैग्नीट्यूड 3x हो गया, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 5x हो गया। दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 35, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये चारों चीजें समझ में आ गई क्या, पहले ये बताओ। फिर उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले r की जगह पे कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60। समझ में आ गया क्या, बताओ यहां तक। अब ये 35 एज इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 3 5 15x स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू। ये टू कट जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू रूट ओवर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है 49x स्क्वायर। करेक्ट। चेक कर लो x की वैल्यू 5 आई क्या, x की वैल्यू 5 आई, तो x की इस वैल्यू को यहां दोनों जगह पे रख दो तो दोनों का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हटा दो क्या फिर इसको, हो गया तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई। टेस्ट है क्या तुम लोगों का। कौन सी क्लास है, ठीक है, कैंसिल हो गई। क्लास तुम कौन सी क्लास से हो, उसके बाद और भी कोई क्लास है क्या। ओके।
ओके, इधर पे चेक करना क्या लिखा है। दो फोर्सेस है, एक जिनका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो सपोज एक फोर्स उसका मैग्नीट्यूड P है, दूसरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 2P है। क्लियर हो गया यहां तक? एक्ट ऑन अ पार्टिकल, दोनों एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट बी डबल्ड एंड सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, अगर पहले वाले फोर्स को अपन डबल कर दे, पहले वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर डबल कर दे, मतलब कितना कर दे रहे हैं अपन उसको 2P, और सेकेंड वाले के मैग्नीट्यूड को कितना इंक्रीज कर दे रहे हैं 20 न्यूटन, तो जो 2P था वो कितना हो गया 2P प्लस 20 न्यूटन। क्या ये समझ में आया? बताओ। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है अनअल्टर्ड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा उसमें। क्या ये समझ में आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू निकालना है। तो पहले रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या था वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। क्या ये समझ में आया? बताओ। अब अगर वैल्यू पुट करूंगा इसमें, तो फर्स्ट केस में tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट केस मतलब ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये 2P sin थीटा अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा P प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2P cos थीटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। अब अगर मान के चलो उनके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे रहे, ये कर दे रहे, तो अब क्या हो रहा है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बताओ वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। अब बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2P प्लस 20 इंटू क्या आ गया यहाँ पर साइन थीटा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, मतलब 2P प्लस 20 कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब दोनों में अल्फा सेम है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन अनअल्टर्ड है, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल्स टू 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2P प्लस 20 कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ। इसके बाद का प्रोसेस मैं हिंट कर रहा हूं क्या करना है। इसके बाद देखो, अगर कभी भी A बाय बी इज इक्वल टू C बाय डी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A माइनस सी अपॉन B माइनस डी। ऐसा इस चीज को लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो आप यहां पर। कैसे अप्लाई होगी समझ में है या दोबारा बताओ? अगर A बाय बी इज इक्वल टू क्या है C बाय डी, तो इसको वैसे ही रहने देना। यहां पर इसको क्या करोगे, A माइनस या C माइनस ए, इसको C माइनस ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लिख देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं C माइनस ए इंटू C माइनस, नहीं C माइनस ए अपॉन D माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं है समझ में? तो देखो इधर, ये 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट 2P प्लस 20 साइन थीटा माइनस 2P साइन थीटा। देख लो इधर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, लेकिन इसको मैं क्या लिख रहा हूं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, मतलब कि A बाय बी वैसे ही है, लेकिन C बाय डी को मैं क्या किससे रिप्लेस कर दे रहा हूं, C माइनस ए, और D को किससे रिप्लेस कर दे रहा हूं, D माइनस बी। समझ में आ रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप बचपन में ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, तो उसी तरीके से इससे ये माइनस क्या, इसमें से ये माइनस होगा, मतलब क्या जाएगा 2P प्लस 20 कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहां पर 2P प्लस, नहीं P 2P नहीं, क्या है P प्लस 2P कॉस थीटा। समझ में आया ये चीज? अब ब्रैकेट वगैरह ओपन करना, कई सारे टर्म्स कैंसल आउट होंगे, फिर LHS RHS को कंपेयर कर लेना, आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। करो सॉल्व आगे।
का वैल्यू नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, राइट साइड, राइट साइड में बताओ, ब्रैकेट्स ओपन किया तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिला। 2p साइन थीटा माइनस 2p साइन थीटा कट गया, क्या बचा यहाँ पर 20 साइन थीटा, ये आया सबका, बताओ डिनोमिनेटर बताओ क्या आया। भाई 4p² वगैरह कहां से आ गया। एक एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, इधर इधर पे देखो, ये 2p और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा, ऐसे तीन टर्म आएगी ना। यहां जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -p माइनस 2p cos थीटा, ये दो टर्म आएगी कि नहीं, बताओ जल्दी। फिर ये -2p cos थीटा प्लस 2p cos थीटा कट जाएगा, है ना। और ये 2p माइनस p कितना बन जाएगा, ये p, तो ये बना p, क्या ये समझ में आया बताओ। प्लस क्या बना, ये 20 cos थीटा, क्या ये समझ में आया बताओ। ये नहीं कर पाए क्या तुम लोग, यहाँ तक हो गया। के बाद जो प्लस है ना वो मल्टीप्लाई करना। हाँ, 4p स्क्वायर हो गया। अच्छा अभी क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ। अब ये देखो, इसके बाद ना कंपेयर करना है सिंपली, ये 2p और ये 20, ये दोनों एक ही जगह पे, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। तो 2p इज इक्वल टू कितना हो गया, 20, समझ में आ रहा है। तो p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे आसान ये तरीका है ना। फिर ये साइन थीटा काटो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर कॉस कॉस कटेगा, फिर जाके मिलेगा। उससे बेटर है कि भाई दोनों को कंपेयर कर लो ना, दोनों में सारी चीजें एक जैसी है, जहां 2p आ रहा है वहां पर 20 आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। समझ गए तो बताओ, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इधर,
A motorboat is racing towards north at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। तो मोटरबोट कौन से डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। एंड वाटर करंट in the region is 10 किलोमीटर पर आवर in the direction 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये बताओ, ये समझ में है क्या? वाटर करंट का डायरेक्शन क्या है? क्या है डायरेक्शन बताओ? वाटर करंट का डायरेक्शन साउथ के ईस्ट में, साउथ के ईस्ट में, साउथ से ईस्ट में कितने डिग्री में है? 60। तो ये साउथ से ईस्ट का डायरेक्शन में कितने डिग्री पे बोल रहे हैं? 60 डिग्री पे। ये डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है बताओ उसका? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया? बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इससे इनडायरेक्टली आपको ये पता चल गया कि भाई दोनों के बीच का एंगल कितना है। दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा पता चल गया। कितना होगा बताओ थीटा? थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अगर लगाना है तो मतलब ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा इस तरीके से, और ये वाला जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये वाला बनेगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बस इसमें आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, वो cos 120 डिग्री की वैल्यू तो अभी याद हो गई होगी, थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था। कितना होता है? -1/2। ये चीज पता होना चाहिए। लगाओ और निकाल लो रिजल्टेंट। ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस माइनस आ गया। तो सही कर रहे हो। अच्छा, ये उसमें आ रहा है क्या? ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है क्या? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? लेकिन नेगेटिव है, लेकिन वो 6 से तो छोटा ही नंबर है ना, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए तुमको वो नहीं मिलेगा ना। तो सारे रियल नंबर्स के लिए वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये है। ठीक है। कितना आ रहा है? -970। नहीं, मेरे ख्याल से गलत किया है, गलत किया है शायद, ऐसा लग रहा है। 475। चलो एक बार चेक करते हैं। r इज इक्वल्स टू √25 का स्क्वायर मतलब 625, 10 का स्क्वायर मतलब 100, -2 25 इंटू 10। ऐसा किया क्या बताओ जल्दी? इंटू -1/2। इंटू क्या किया होगा? -1/2। चेक करो ये किया तो ये कितना आ गया? √, ये हो गया 725, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 2 और 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250। ये आएगा ना? क्या हुआ? तो कितना है? √1000। ओ सॉरी, मैं गलत ऐड कर रहा हूँ क्या? हाँ सॉरी, कितना रही है? 975। हाँ, √975 यही है। अरे यार, ये मैं 2 बार माइनस लगा दिया ना। एक तो प्लस होता है, दूसरे वाला भी माइनस होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा तो कितना बन जाएगा ये? 470। यही आएगा तुम लोगों का? हाँ, एक मिनट चेक कर लो तो। हाँ, वही आ रहा है। 475 का जो रूट है अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है, 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। हो गया क्या बताओ जल्दी? ठीक है, फिर वो डायरेक्शन भी निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो एंगल अल्फा निकालने वाला भी फॉर्मूला लगा लोगे। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद नहीं बना पाओगे।
नहीं बन रहा है ना? देखो इधर पे ध्यान दो, फिर भी मैं समझा रहा हूं, मुझे पता है वो थोड़ा मुश्किल जाएगा। देखो एक पार्टिकल है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? 12 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। तो मान लो ये गया 12 मीटर ईस्ट में। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ। फिर क्या बोल रहा है? फिर वो कितना जा रहा है? 8 मीटर नॉर्थ। ये गया 8 मीटर नॉर्थ। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, नहीं मैं कुछ गलत लिखा ना, 9 मीटर नॉर्थ। 9 मीटर नॉर्थ गया, फिर 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया, मतलब ऐसा गया। ओके, तो इसको तुम लोग ऐसे देखो, इमेजिन करो, जैसे सपोज ये है, सबसे पहले ये मैं गया 12 मीटर ईस्ट, फिर 9 मीटर नॉर्थ, फिर उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड कितना गया है? वर्टिकली अपवर्ड 8 मीटर। तो ये क्या बता रहा है पता है? ये उसका एक्स के डायरेक्शन में पोजीशन, वाई के डायरेक्शन में पोजीशन और जेड के डायरेक्शन में पोजीशन। तो एक्चुअल में वर्टिकली अपवर्ड मतलब थर्ड डायमेंशन। इसको तू एक्स एक्सेस ले ले, इसको क्या ले ले? वाई एक्सेस ले ले, और तीसरा क्या हो गया? जेड एक्सेस। समझ में आ रहा है ये चीज? एक्चुअल में उसका पोजीशन वेक्टर ये जो है ना, वेक्टर ओ ए, ये बता रहा है। तो एक्स के डायरेक्शन में कितना गया? 12, तो क्या लिखेगा इसको? 12i। y के डायरेक्शन में कितना गया? 9, तो क्या लिखेगा? प्लस 9j। और z के डायरेक्शन में कितना गया? 8, तो क्या लिखेगा? प्लस 8k। क्या ये समझ में है? बताओ। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। अब तेरे को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो ले ले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड इसका? रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना सबको ये? नहीं, हाँ, रूट 289 कितना होता है? 17, 17, तो ये आ जाएगा 17। क्या ये क्लियर हो गया? यहां पर देखना, ये उसका सॉल्यूशन है, ये बुक में दिया है। सॉल्यूशन बेकार है, उसको मत देखना। तुम लोग ये डायग्राम देखो, मैं इसको इसलिए लाया हूं, डायग्राम समझो। एक्स के डायरेक्शन में गया, फिर वाई के डायरेक्शन में गया, फिर जेड मतलब थर्ड डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं? ताकि ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ओसी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन उसने बहुत कॉम्प्लिकेट करके बनाया। पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर पाइथागोरस लगा के दूसरा वाला निकाला। उतना कॉम्प्लिकेट अपने को नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभी हमने पहले पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा वॉकिंग है, वो एक्चुअल में इसी चीज को, वेक्टर एडिशन को ही, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स जो होता है, तो वो कौन से डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है? वो दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो उसका रिएक्शन फोर्स जो हमको मिलेगा वो क्या होगा? रिएक्शन या रिजल्टेंट फोर्स एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो वही थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ, वही सारी। चलो नेक्स्ट, ये एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो सॉल्व कर सकते हो, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो। गौरांग तो क्लियर व्यू में दिख रहा है, और अर्णव तो भी। ठीक है, नहीं ठीक है ना, बस आप वॉच कर लेना अपन। नहीं सर, हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, इसलिए बोली थी एक उधर बैठ जाओ। बैठने दो उसको अभी। अंकल? अब चीटिंग करेंगे तो बस उसका फोटो खींच लेना, वीडियो बना देना वहां कैमरे के से। क्या कर रहा है तू?
पढ़ना है। जा फिर। क्या है आंसर? अरे भाई वो नहीं, पूरी चीज बताना। तो वही तो पूछ रहा है, कुछ मैग्नीट्यूड नहीं पता है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट में विंड ब्लो हो रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन का अम्ब्रेला रखना चाहिए? तो वेस्ट टू ईस्ट में रखना चाहिए। नहीं नहीं, देख पूरा समझ। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो रेन जो फॉल कर रहा है वो उसको अगर अपन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। The wind starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in east to west। तो विंड जो है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड एन अम्ब्रेला। तो अब वो किस डायरेक्शन में रखेगा? तो डायरेक्शन मतलब ये नहीं बताना है भाई कि नॉर्थ ईस्ट में रखेगा, ये नहीं बताना है, सिर्फ एंगल बताना है तुम लोगों को। हाँ, कितने एंगल पे रखेगा ये बताना है। 45 पे नहीं रखेगा। 60 डिग्री मतलब सोच रहा है तू 45 ऐसा हो, 60 मतलब ऐसा रख देगा। मतलब इधर पे ध्यान दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो रिजल्टेंट है ना, जैसे ये रिजल्टेंट बन रहा है, ये रिजल्टेंट होगा ना आर, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एंगल निकालना पड़ेगा। उसका एंगल इसके इसके अकॉर्डिंग सपोज निकाल रहे हैं, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। याद आया कि नहीं? तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है बताओ? तो क्या फॉर्मूला है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया? तो b किसको लेंगे अपन? b जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाले को b लेते हैं। समझ गए ना? तो b मतलब कितना हो गया? 12। तो 12 साइन थीटा। थीटा कितना है? थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो थीटा कितना हो गया? 90 अपॉन ए। ए मतलब क्या हो जाएगा? ए मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 35 प्लस 12 इंटू कॉस 90। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 12/35। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समझ गए? तो किस एंगल में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? ये वो एंगल है 12/35 डिग्री। ओके। अच्छा, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछता तो वो कितना आता बताओ? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता? मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम लोगों का। ओके। इसके बाद से ना नया टॉपिक स्टार्ट होता है और ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक है। हार्ड नहीं, बहुत इजी है ये। अगर समझ में आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। अभी ये बताओ, आज वाला टॉपिक समझ में आया ना तुम लोगों को? जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, हाँ कुछ एक बार चेक करना। हाँ वही आएगा शायद, 37 होता उसका रूट। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं और वो वही वाला है जिसका इंतजार था तुम लोगों को। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, अगर किसी भी बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी, तो मैक्सिमम कितना रेंज कवर करेगा, कितना हाइट जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तुम लोग तो पढ़ चुके हो, तुम लोग को पढ़ा दिए ये सब चीजें। क्या पढ़ा रहे हैं अभी?